आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राणोदित दोलन यानी फोर्स ऑसिलेशंस। बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी कोई पिंड गति करता है तो उसकी गति कुछ इस प्रकार से होती है कि अवरोधी बलों के कारण जो गति है उस गति में पिंड का जो वेग है वो परिवर्तित होता है, चाहे वो स्थानांतरीय गति हो और चाहे वो रेखीय गति हो और चाहे वो दोलनी गति हो। हमने देखा है कि अगर हम सरल आवर्त गति की बात करें, हम दोलनों की बात करें, आपने ये प्रयोग भी अपने प्रायोगिक कक्ष में आप कर सकते हैं, घर पे भी आप इसको करके देख सकते हैं। आप एक दृढ़ आधार से एक धागे को बांधे और धागे से कोई ठोस वस्तु को बांध दें। कोशिश ये करें कि जो ठोस वस्तु आप बांध रहे हैं वो एक समान ज्यामिति की हो, जिससे इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो आसानी से हमें प्राप्त हो सके। द्रव्यमान केंद्र से इसे बांध दें और इसे एक और ले जाकर के जब आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे जो पिंड है वो बिना किसी अन्य बाह्य कारणों के जब ये दोलन करता है तो शुरुआत में जो इसके दोलन होते हैं उनमें पिंड को जिस दिशा से या जिस ऊंचाई तक ले जाकर के छोड़ा जाता है, दूसरी ओर भी ये उतनी ही ऊंचाई पर जाता है और पुनः वापस अपने पथ को का अनुसरण करते हुए वापस उसी पोजीशन पर आता है और लगातार ये दोलन करता रहता है। सामान्य अवस्था में अगर देखें तो अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोधी बल उपस्थित नहीं हो, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोधी बल उपस्थित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ये जो पिंड है, इस पिंड के जो दोलन है उनका जो आयाम है, यानी हम कहें कि मध्य बिंदु से जो पिंड का अधिकतम विस्थापन है वो हमेशा एक समान रहेगा, कभी भी घटेगा नहीं। लेकिन जब ये पिंड दोलन करता है तो वायु के प्रतिरोधी बल के कारण या अन्य कारणों के कारण या हम कहें अवमंदी बलों के कारण, ऐसे बल जो पिंड के दोलन में अवमंदन उत्पन्न करते हैं, उन बलों के कारण ये जब पिंड गति करता है तो गति करते समय इसका जो आयाम होता है वो समय के साथ साथ धीरे धीरे घटता रहता है। ये आयाम घटता रहता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जो दोलन होते हैं वो बंद हो जाते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप सावन के महीने में या कभी सामान्य स्थिति में भी घर में आजकल घर में भी झूला बनाया जा सकता है और पेड़ों पर भी बांध करके बनाया जा सकता है। आपने झूला झूला होगा और ये देखा होगा कि जब आपको एक पोजीशन से विस्थापित करके अपनी साम्य अवस्था से विस्थापित करके छोड़ा जाता है तो जो झूला है वो गति करता है, लेकिन ये जो झूला है वो धीरे 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 अपनी गति, इस झूले की जो गति है वो अवमंदित हो जाती है, क्योंकि रस्सी और पेड़ की टहनी के मध्य कर्षण बल या हम कहें कि अन्य प्रकार के अवमंदन बलों के कारण जो आयाम है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यदि आपके पीछे इस झूले को लगातार गति प्रदान करने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ हो या आप अपने पांव की सहायता से झूले की गति को नियंत्रित करना चाहें तो आप ये देखते हैं कि जो पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो जब भी इस झूले को पर बल लगाता है, बाह्य बल लगाता है, तो झूला पुनः उसी आयाम से दोलन करना प्रारंभ कर देता है जितने आयाम से वो दोलन कर रहा था। लेकिन इस पोजीशन को आप इमेजिन कीजिए कि एक झूले पे बैठा हुआ व्यक्ति है, जब झूला जा रहा है ठीक उसी समय झूले को एक और ले जाकर के इस और ले जाकर के छोड़ा गया है, यहां से छोड़ा गया है, झूला एक और जाता है और वापस पीछे आता है। जिस समय ये पॉइंट ए पर जहां से इसे छोड़ा गया था उस पॉइंट ए पर पहुंचता है, ठीक उसी समय यदि कोई पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति इसे पुनः धक्का दे तो झूले का जो आयाम है वो नियंत्रित रहता है और लगातार झूला एक ही दोलन से गति करता रहता है। यदि पीछे खड़े व्यक्ति द्वारा बल बहुत ज्यादा लगा दिया जाए तो झूले का आयाम बढ़ भी जाता है और अगर बहुत कम बल लगाया जाए तो घट जाता है। परंतु अगर एक नियंत्रित बल लगाया जाए तो नियंत्रित बल के प्रभाव में जो झूला है वो एक समान आयाम से दोलन करने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि झूले की जो गति है वो पीछे खड़े हुए व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल द्वारा नियंत्रित हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक इसी प्रकार से अन्य सरल आवर्त गतियों में भी अवमंदन बलों के कारण जब सरल आवर्त गति के विस्थापन का आयाम अथवा ऊर्जा का आयाम कम होने लगता है तो बाह्य बलों द्वारा इस ऊर्जा के आयाम और विस्थापन के आयाम को बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार का जो दोलन है, इस प्रकार की जो आवर्ती गति है उसे हम प्राणोदित दोलन या प्राणोदित सरल आवर्त गति कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है प्राण प्लस उदय, यानी ऐसा लग रहा है
कि जैसे कोई मरते हुए व्यक्ति में जब प्राणों का उदय होता है तो वो पुनः पहले की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक इसी प्रकार से सरल आवर्त गति करती हुई कोई वस्तु का जो वेग है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आयाम जब कम होने लगता है और यदि इसे पुनः बल लगा करके फिर से दोलन कराने का प्रयास किया जाए तो ये पहले की तरह बड़े हुए आयाम के साथ में दोलन करने लगता है। इस प्रकार के दोलनों को हम प्राणोदित दोलन। अब जब कोई भी पिंड प्राणोदित दोलन कर रहा है तो उस स्थिति में दो प्रकार की युक्तियां काम कर रही है। आप अगर इस पोजीशन को ध्यान देखें तो आप देखेंगे कि झूला देने वाला व्यक्ति, ध्यान से इमेजिन कीजिएगा कि झूला देने वाला व्यक्ति या झूले को धक्का देने वाला व्यक्ति जो है वो भी अपने हाथों को पीछे ले जाता है और ठीक उसी समय आगे लेकर के आता है जब झूला गति करते हुए जिस पॉइंट पर आप खड़े हुए हो उस पॉइंट के समीप पहुंचता है। ये झूला यहां आगे से गति करते हुए पीछे की तरफ आया, यहां पर आप खड़े हुए थे, जिस समय ये झूला पीछे पहुंचता है ठीक उसी समय आप भी अपने हाथों को आगे लेकर के आते हो और झूले को हल्के से पुश कर देते हो। आपने ये नोटिस किया होगा, यदि आप अपने हाथों को पहले से ही आगे रखें तो झूला जो है वो आपके हाथों से टकरा जाएगा और टकराने के बाद में आपके हाथों को चोटिल कर सकता है, लेकिन उसके आयाम में वृद्धि नहीं होगी। आपने घर में, अपने घरों में गेहूं पीसने के लिए या किसी प्रकार के दलिया बनाने के लिए जो चक्की है, जिसको आप सामान्य मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में गट्टी कहते हो या गट्टा कहते हो, उसको चलाते हुए देखा होगा। और दो लेडीज से जब उसे चला रही होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि ये गट्टी और इसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है। एक लेडीज इस हैंडल को आधा घुमाती है और जिस समय ये इसको आधा घुमा करके एक तरफ लेकर आती है ठीक उसी समय दूसरी लेडीज जो है इस हैंडल को पकड़ करके इसे पुनः आधा चक्कर घुमाती है। जब ये इसे पुनः आधा चक्कर घुमा करके दूसरी तरफ बिंदु ए पर लेकर जाती है तो फिर से ये जो पहले वाली लेडीज है जो इस तरफ खड़ी बैठी हुई है या खड़ी हुई है, ये इस हैंडल को पकड़ करके फिर से इसे आधा चक्कर घुमा करके बिंदु 2 पर ले जाती है या बिंदु बी पर ले जाती है। और बिंदु बी पर पहुंचते ही लेडीज संख्या 2 यानी दूसरे नंबर की जो लेडीज है या व्यक्ति है या कोई भी है जिससे जो इस गट्टी को, इस चक्की को घुमाने का प्रयास कर रहा है, वो इसे पकड़ता है इस हैंडल को और इसे घुमा देता है। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया है वो लगातार एक नियंत्रित रूप से चलती रहती है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो गट्टी घूम रही है इसके घूमने की कोई आवृत्ति, या जो झूला गति कर रहा है उसकी कोई ना कोई आवृत्ति होगी। वो जो आवृत्ति है वस्तु की, जो वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है उसकी जो भी आवृत्ति है उसे हम कहते हैं उसकी स्वाभाविक आवृत्ति। उसे हम क्या कहते हैं? उसकी स्वाभाविक आवृत्ति। और जो व्यक्ति बल लगा रहा है उसे हम कहते हैं बाह्य स्रोत की आवृत्ति। यदि बाह्य व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल या बाह्य स्रोत द्वारा लगाया गया बल इस पिंड की सरल आवर्त गति को नियंत्रित कर ले तो इस प्रकार की गति को हम प्राणोदित गति या प्राणोदित दोलन तो कहते ही हैं। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो पिंड है वो अपनी आवृत्ति को त्याग कर बाह्य बल लगाए जाने वाले स्रोत की आवृत्ति से दोलन करने लगता है। यानी कि बाहर जो पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति जो झूले को धक्का दे रहा है वो जितनी तेज आवृत्ति से झूले को धक्का देगा झूला भी उतनी ही तेज गति से दोलन करने लगता है और उसी आवृत्ति से दोलन करने लगता है। यानी वो अपनी आवृत्ति को त्याग देता है और स्रोत की आवृत्ति से दोलन करने लगता है। दूसरी चीज यह है कि यदि पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति और बाहर से जो इसे दोलन कराने का प्रयास कर रहा है या बाहर से जो बल लगा रहा है स्रोत, उसकी आवृत्ति बराबर हो जाए, अगर दोनों की आवृत्ति बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में पिंड की जो ऊर्जा होती है वो सर्वाधिक होती है, पिंड का आयाम सर्वाधिक होता है और इस अवस्था को अनुनाद की अवस्था कहा जाता है। जिस स्थिति में पिंड जो दोलन कर रहा है उसकी आवृत्ति और बाहर से जो बल लगा रहा है यानी स्रोत उसकी आवृत्ति, उन दोनों की आवृत्ति जब बराबर हो जाए तब उस अवस्था को हम अनुनाद की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से हम प्राणोदित दोलन को समझ सकते हैं। हालांकि इसका डेरिवेशन भी हम समझने का प्रयास करेंगे, पर एक बार मैं इसको एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देता हूं। जब भी कोई पिंड किसी बाह्य आवर्ती बल के प्रभाव में यानी बाह्य स्रोत द्वारा लगाए गए बल के प्रभाव में दोलन करता है तो उसे हम प्राणोदित दोलन कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि ऐसा हम करने की आवश्यकता क्यों है,
आवश्यकता इसलिए है कि अवमंदन बलों के कारण जो दोलन होते हैं उनका आयाम लगातार घटता रहता है, और अगर आयाम लगातार घटता रहेगा तो जो पिंड के सरल आवर्त गति है वो धीरे 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 कम आयाम से दोलन के कारण एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो पिंड दोलन करना बंद कर देगा। तो पिंड सुचारू रूप से लगातार दोलन करता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि बाह्य स्रोत द्वारा इसे दोलन कराने में सहायता उपलब्ध कराई जाए, किसी ना किसी प्रकार का बल लगा करके, बल आरोपित करके। वो जो पिंड जो बाहर से इसे बल लगा रहा है, जो बाहर से इसे दोलन कराने का प्रयास कर रहा है, उस स्रोत की आवृत्ति को हम स्रोत आवृत्ति या बाह्य आवृत्ति कहते हैं, और जो पिंड खुद दोलन कर रहा है उसकी जो आवृत्ति थी उसे हम स्वाभाविक आवृत्ति या प्राकृतिक आवृत्ति कहते हैं। प्राणोदित दोलन में पिंड अपनी आवृत्ति छोड़ करके बाह्य स्रोत की आवृत्ति से दोलन करने लगता है, एक बात। ठीक है। दूसरी बात कि अगर बाह्य स्रोत की आवृत्ति उस पिंड की जो प्रारंभिक सामान्य आवृत्ति थी, जो अवमंदन बलों के अभाव में होनी चाहिए थी, उस आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो पिंड जो दोलन कर रहा है और जो बाह्य स्रोत है उन दोनों की बराबर आवृत्तियों की इस अवस्था को हम अनुनाद की अवस्था कहते हैं। देखो उदाहरण भी दिया हुआ है, जो हमने उदाहरण लिया ठीक वैसे ही, झूला झूलते समय यदि आप पैरों से जमीन को दबाकर एक आवर्ती बल लगाएं तो आप नियंत्रित दोलन प्राप्त कर लेते हैं और आयाम भी बढ़ जाता है। इस प्रकार के दोलन को हम प्राणोदित दोलन या प्रेरित दोलन कहते हैं। अब इस अवस्था में पिंड पर 3 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो जो बाहर से बल लगाया है वो बल, अगर उस बल को हम कहें कि मान लीजिए बाहर से लगाया गया बल का मान एफ टी इज इक्वल टू एफ ओ कॉस ओमेगा डी टी, एफ ओ कॉस ओमेगा डी टी, जो कि समीकरण 1 द्वारा दिखाया गया। इसे एफ टी क्यों कहा हमने? क्योंकि ये बल समय पर डिपेंड करता है, यानी समय के सापेक्ष ये बल कम ज्यादा होता रहेगा। कम ज्यादा कैसे? जैसे ये झूला था, एक व्यक्ति यहां खड़ा हुआ है, झूला जब इधर से आकर के यहां पहुंचता है तो ये जो व्यक्ति है इस पर बल कब लगा रहा है? केवल ठीक उस समय बल लगा रहा है जिस समय ये इसके संपर्क में है। जब इसके संपर्क से हट करके आगे चला जाता है तो इस व्यक्ति द्वारा इस पर कोई भी बल आरोपित नहीं होता। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो बल है वो समय पर डिपेंड है, हर समय इसका जो मान है वो अलग होना चाहिए। दूसरी बात कि ये जो पिंड है, ये पिंड जब भी गति कर रहा है, कोई भी पिंड सरल आवर्ती या दोलनी गति करता है तो उस पर एक प्रत्यानयन बल अनिवार्य रूप से लगता है, जो पिंड को अपनी प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो इस पिंड पर भी एक प्रत्यानयन बल कार्य करेगा। उस प्रत्यानयन बल को हम कह सकते हैं एफ आर। आर मीन्स रीस्टोर फोर्स, जो उसको अपनी प्रारंभिक अवस्था में रिस्टोर करना चाहता है। एफ आर इज इक्वल टू माइनस का के वाई या माइनस का के एक्स, आप इसको कह सकते हो। अवमंदन बल भी इस पर कार्य कर रहे हैं, और पिछले सेशन में हमने देखा था कि ना अवमंदन बलों का जो मान होता है एफ डी, वो होता है माइनस का बी इंटू वी, और एक नया बल इस पर और कार्य कर रहा है, वो कौन सा है? एफ टी इज इक्वल टू एफ ओ कॉस ओमेगा डी टी। ठीक है, तो टोटल बल कितने हो गए? अगर हम इस पिंड पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग निकाले तो एफ बराबर हो जाएगा एफ आर प्लस एफ डी प्लस एफ टी। ठीक है, यहां पर जो टी ब्रैकेट में लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि टी से गुणा हो रहा है, इसका मतलब केवल ये है कि जो टी है, यह जो बल है वो टी पर निर्भर करता है या टी का फलन है। आप देख सकते हो यहाँ पर समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 द्वारा तीनों बलों को बताया गया है, और एफ बराबर हो गया इन तीनों बलों का योग। अब अगर हम यहाँ पर मान रखें एफ आर का, तो एफ आर का जो मान है वो है माइनस का के वाई। ठीक है, एफ डी का मान हम रखें तो माइनस का बी इंटू वी है, और एफ टी का मान रखें तो उसका जो मान है वो है एफ ओ कॉस ओमेगा डी इंटू टी। ठीक है, हम सब जानते हैं कि किसी भी पिंड पर लगने वाले सभी बलों का जो कुल योग होता है वो एम इंटू ए के बराबर होता है, यानी इस एफ का जो मान है वो एम इंटू ए के बराबर होगा। तो इसको हम हटा करके क्या लिख सकते हैं? यहां से एम इंटू ए लिख सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि एम इंटू ए में जो ए है उसका मान डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर होता है, हम बहुत बार पहले निकाल चुके हैं। ये जो माइनस का बी वी है इसे इस तरफ लेकर के आ जाओ लेफ्ट में, तो ये जाएगा प्लस का बी इंटू वी, प्लस का बी इंटू वी, और जो वी है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? वी के स्थान पर हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी। ठीक है, माइनस का के वाई है, इसे भी लेफ्ट में लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का के वाई बराबर
एफ ओ कॉस ओमेगा डी इंटू टी। ये इस प्रकार से समीकरण को लिखा जा सकता है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है, ये समीकरण है, ये प्राणोदित दोलन की समीकरण है। अब देखिए इस समीकरण में और जो हमने अवमंदन बलों के प्रभाव में समीकरण निकाली थी उसमें अंतर क्या था? अवमंदन बलों के कारण जो दोलन होते जिससे हम अवमंदित दोलन कहते हैं, उसका जो समीकरण हमने निकाला था उसमें जो राइट साइड में एफ ओ कॉस ओमेगा डी टी है, इसका मान शून्य होता है, इसकी जगह शून्य आ जाता है, क्योंकि बाह्य बल लगता ही नहीं है, इसलिए इसकी जगह शून्य आ जाता है। परंतु हमने यहां पर क्या कहा कि जैसे ही बाह्य बल लगाएंगे, पिंड का जो दोलन है वो बाह्य बल द्वारा नियंत्रित हो जाएगा और पिंड एक समान आयाम से दोलन करने लगता है। यानी कि अब जो भी दोलन होंगे उसमें आयाम का मान समय पर निर्भर नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। नंबर एक बात। तो अब अगर मैं इस समीकरण को हल करना चाहता और इससे विस्थापन का समीकरण निकालना चाहता, तो हम सब जानते हैं विस्थापन का समीकरण क्या होता है, ए कॉस या साइन ओमेगा टी। तो हमारे सिलेबस में ये जो समीकरण है, हेलो मेरी आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, हाँ सर। ठीक है। आ रही है सर। हमारे सिलेबस में ये जो समीकरण है, इस समीकरण का सॉल्यूशन हल करना नहीं है, हमें डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? कंपेयर करके निकालेंगे। हम सब जानते हैं कि जब सामान्य समीकरण होता है एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस के इंटू वाई बराबर 0, तो ये इस समीकरण का हल होता है। लेकिन अब समीकरण थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो इसका हल क्या होगा? तो हम कहेंगे इसमें दो चीजें चेंज होनी चाहिए। एक तो जो आयाम है ए, उसका मान, उस आयाम का मान कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, आयाम का मान कांस्टेंट होना चाहिए, तो मैं इसको ए की जगह A0 लिख रहा हूं। अब A0 क्यों लिख रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आयाम का मान मैंने ए की जगह A0 क्यों लिखा है। दूसरी बात कि जो पिंड की आवृत्ति है वो अपनी सामान्य आवृत्ति को छोड़ करके कौन सी आवृत्ति से दोलन करने लगता है? जब वो सामान्य आवृत्ति को छोड़ देता है तो वो बाह्य स्रोत की आवृत्ति से दोलन करने लगता है। अब अगर हम बाह्य स्रोत की बात करें तो बाह्य स्रोत का जो समीकरण था वो था एफ टी बराबर F0 कॉस ओमेगा डी टी। अगर मैं ओमेगा डी पर बात करूं तो ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा डी बराबर होता है 2 पाई बाई टी। ठीक है, इसको आप एक तरीके से ये भी लिख सकते हो 2 पाई इंटू 1 बाई टी, 2 पाई इंटू 1 बाई टी। और जो 1 बाई टी है उसको आप लिख सकते हो आवृत्ति एन या आवृत्ति एफ, आवृत्ति एफ लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि जो पिंड है हमारे पास में उसकी आवृत्ति जो है वो कितनी हो जाएगी? उतनी ही हो जाएगी जितनी की इसकी आवृत्ति है। ठीक है ना, जितनी की इसकी आवृत्ति है। अब इस पिंड के लिए मैं ओमेगा का मान निकालना चाहूं तो ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति। लेकिन आवृत्ति का मान कितना आएगा? ठीक उतना ही जितना बाह्य स्रोत की आवृत्ति है। तो बाह्य स्रोत की आवृत्ति को हमने एफ माना है, तो इसकी आवृत्ति भी हमें एफ माननी पड़ेगी। तो 2 पाई एफ, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? 2 पाई एफ। लेकिन 2 पाई एफ तो किसके बराबर है? ओमेगा डी के बराबर है। यानी कि यहां से 2 पाई एफ को हटा करके हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा डी लिख सकते हैं। ये हमने 2 पाई एफ को हटा दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया? ओमेगा डी। यानी कि ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? अब ओमेगा की जगह पर क्या आ जाएगा? ओमेगा डी आ जाएगा। तो दो चेंज हुए, एक तो ओमेगा के स्थान पर ओमेगा डी आ गया और एक ए की जगह A0 आ गया। ठीक है, और ये प्लस माइनस फाई तो अगर पहले था तो अब भी रहेगा, नहीं था तो हट जाएगा। इससे ये तो एक्स्ट्रा में है कि ये हम मान के चलते हैं कि जो कण है उसने मूल अवस्था से शुरू किया हो, ये जरूरी नहीं है। उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसका कलाकोण शून्य हो, ये जरूरी नहीं है। शून्य समय पर कलाकोण का मान भी शून्य हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हम प्लस माइनस फाई लेते हैं। तो ये प्लस माइनस फाई आप नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास में समस्या क्या है? एक तो इस A0 का मान कितना है। तो हमने क्या कहा कि जो पिंड है वो बाह्य बल के प्रभाव में दोलन करता है, तो जो उसका आयाम है वो भी किस पर निर्भर करना चाहिए? बाह्य बल पर निर्भर करना चाहिए। इसलिए इसका जो आयाम है वो हो जाता है F0 अपॉन m अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा 0 का स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा अपॉन एम का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हम इसका आयाम निकाल सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
और जो ओमेगा डी है उसका मान कितना हो जाएगा, ओमेगा डी का मान उतना ही होगा जितना कि बाह्य स्रोत की आवृत्ति है। बाह्य स्रोत की जो आवृत्ति है, बाह्य स्रोत एक सामान्य दोलन करने वाली चीज है, इसलिए बाह्य स्रोत की जो आवृत्ति होगी उसका मान उस स्रोत पर डिपेंड करेगा, उसकी मशीनरी पर डिपेंड करेगा। लेकिन ओमेगा जीरो का जो मान है वो अंडर रूट ऑफ के बटा एम होता है, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। ओमेगा जीरो का मतलब क्या है, जब किसी प्रकार का बाह्य बल या अवमंदन बल नहीं लग रहा हो उस समय आवृत्ति जो है उसको हम क्या कहेंगे, उस समय जो ओमेगा का मान होगा उसको हम कहेंगे ओमेगा जीरो। तो आयाम का जो मान है, हमने यहां पर आयाम में ए की जगह ए जीरो लिया है, इन्होंने यहां पर ए जीरो के स्थान पर वाई जीरो लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वाई जीरो का मान इस समीकरण से निकाला जा सकता है। ठीक है, यहां पर ओमेगा जीरो क्या है, वास्तविक आवृत्ति है। अगर ध्यान से देखना अब इस समीकरण को, जो समीकरण यहां पर लिखी हुई है, अगर किसी भी वजह से ये जो ओमेगा जीरो है इसका मान ओमेगा डी के बराबर हो जाए, तो ये जो पद यहां दिखाई दे रहा है ओमेगा जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा जीरो। इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। अब 2 मिनट के लिए सोचना कि हमारे पास में देखो ये दिया हुआ है समीकरण y बराबर एफ जीरो अपॉन एम। मान लो थोड़ी सी देर के लिए इस एफ जीरो अपॉन एम का जो मान है वो है 5, ठीक है, अपॉन ये जो बी ओमेगा अपॉन एम का स्क्वायर है, इसका मान हम थोड़ी सी देर के लिए मान लेते हैं 10 है, थोड़ी सी देर के लिए 10 मान लो। अब ये जो राशि लिखी हुई है ओमेगा जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर, पहली बात तो ओमेगा जो है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन ये जो हम यहां पर ले रहे हैं ओमेगा जीरो का स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर, अगर इन दोनों का मान बराबर हो जाए तो इस राशि का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस राशि का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर 10 के साथ में जीरो ऐड करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इस राशि का मान हमेशा कैसा आता है, धनात्मक आता है। अगर मैं 10 के साथ में जीरो ऐड करूंगा, या जीरो की बजाय अगर मान लीजिए y, अगर इन दोनों का मान बराबर नहीं होता तो यहां जीरो की बजाय क्या आता हमारे पास में, 1 आता, 2 आता, 5 आता, 2.3, 5.4, कोई भी संख्या आती है हमारे पास में। तो मान लो ये हो जाता 10 प्लस कोई भी संख्या लिख दो, यहां पर कोई भी संख्या, मान लो हमने लिख दिया 2.5, तो मुझे बताओ कि 5 बटा अंडरूट ऑफ 10 या 5 बटा अंडरूट ऑफ 10 प्लस समथिंग में से किसका मान ज्यादा आएगा। डेफिनेटली उस राशि का मान ज्यादा आना चाहिए जिसका हर छोटा हो। भाई कोई भी भिन्नात्मक राशि है उसमें किसका मान ज्यादा आता है, उस राशि का मान ज्यादा आता है जिसका हर छोटा हो। अगर अंश बराबर हो तो जिस राशि का हर छोटा हो उस राशि का मान बड़ा होता है, हर बड़ा हो तो मान छोटा होता है। तो आप मुझे देख के बताओ कि ऊपर वाले समीकरण नीचे वाले समीकरण में से किस समीकरण में हर का मान छोटा है, ऊपर वाले में, ऊपर वाले समीकरण में छोटा है। यानी कि हम ये कहेंगे कि जब भी ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब मैं जो बोल रहा हूं, जब भी ओमेगा जीरो का मान ओमेगा डी के बराबर होगा, तब ये जो संख्या दी गई है इस संख्या में हर का मान न्यूनतम होगा, और इसकी वजह से ये जो आयाम है इसका मान अधिकतम प्राप्त होगा। आयाम का मान अधिकतम प्राप्त होगा, और ये अधिकतम कितना होगा तो ये भी हम यहां पर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अधिकतम प्राप्त होगा ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अधिकतम कितना होगा ये भी हम यहां पर निकाल लेते हैं। तो अधिकतम ये हो जाएगा हमारे पास में y जीरो बराबर एफ जीरो अपॉन एम अपॉन, अब देखो ये वाला पद तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, केवल ये वाला पद बचेगा। नीचे क्या रहेगा, अंडररूट ऑफ बी ओमेगा अपॉन एम का स्क्वायर, स्क्वायर का अंडररूट लो तो स्क्वायर और अंडररूट एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। हमारे पास में क्या रह जाएगा, बी ओमेगा अपॉन एम, यहां रख दो बी ओमेगा अपॉन एम, एम से एम कट गया, आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में आ गया यहां पर y जीरो बराबर एफ जीरो अपॉन बी ओमेगा। इतना अधिकतम आयाम हमें प्राप्त होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि किसी भी पिंड की जो सरल आवर्त गति करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कोई भी पिंड जो सरल आवर्त गति करता है उसकी ऊर्जा का मान E बराबर होता है 1/2 k इंटू ए का स्क्वायर, जहां पर ए क्या होता है, आयाम होता है। हमारे यहां पर आयाम, इस वाले उदाहरण में हमने आयाम का मान कितना लिया है, ए की जगह y जीरो लिया, तो हम कहेंगे y जीरो का स्क्वायर। अब इस y जीरो का मान अगर अधिकतम हुआ तो ऊर्जा का मान भी क्या होगा, अधिकतम होगा।
यानी जब ओमेगा 0 का मान ओमेगा डी के बराबर होगा तो उस स्थिति में ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। उस स्थिति में ऊर्जा का मान अधिकतम होता है। विस्थापन का मान, आयाम का मान तो अधिकतम होता ही है, साथ में ऊर्जा का मान भी अधिकतम होता है। इस अवस्था को हम अनुनाद की अवस्था कहते हैं। यानी कि जब भी पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति और बाह्य स्रोत की आवृत्ति जो उसे कंपन या दोलन कराने का प्रयास कर रहा है वो बराबर हो जाए तो उसे हम अनुनाद की अवस्था कहते हैं। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपने स्कूल में जब आप प्रार्थना बोलते हो तो आप जितने भी छात्र प्रार्थना बोलते हो उन सब के जो आवाज आप निकालते हो, आवाज क्या है, साउंड क्या है, एक प्रकार का कंपन है, तरंगों का कंपन है। एक प्रकार का ध्वनि तरंगे क्या होती है, एक प्रकार का कंपन होता है। तो आप सबकी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जब बराबर होती है तब अनुनाद की अवस्था प्राप्त होती है। और आप देखते हो कि आप उतनी तेज नहीं गाते हो लेकिन पूरा मैदान गूंज जाता है आपकी प्रार्थना से। और अगर मान लो यही सारे बच्चे अलग अलग आवृत्ति से गाएं तो कोई आगे निकल जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा, कोई तेज गाएगा, कोई धीमे गाएगा, और जो मैदान है वो गूंजने की बजाय आपकी जो गायन शैली है या जो प्रार्थना आप बोल रहे हो वो शोर में तब्दील हो जाएगी। वो शोर में तब्दील हो जाएगी। आपने नोटिस किया होगा कि इतनी तेज आप अकेले अगर चिल्लाएं तो कभी भी उस मैदान को नहीं गुंजा सकते हो जितनी तेज आवाज आपको प्रार्थना के समय सुनाई देती है, जबकि उतनी तेज आप बोल भी नहीं रहे होते हो। क्यों? क्योंकि सभी की आवाज यानी ध्वनि तरंगों के मध्य एक अनुनाद उत्पन्न हो जाता है और अनुनाद के कारण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो ये अनुनाद जो है वो ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अब इस अनुनाद का फायदा भी है और इस अनुनाद का नुकसान भी है। अगर हमें कहीं पर ऊर्जा को बढ़ाना है तो हमें अनुनाद करना पड़ेगा, और कहीं पर हमें ऊर्जा को बढ़ाने से रोकना है तो हमें अनुनाद से बचना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, जो सेना होती है वो दूरगामी इलाकों में जाती है, और आपने फिल्मों में या टीवी में देखा होगा, क्योंकि खुद आप तो बॉर्डर पे कभी गए नहीं होंगे, लेकिन फिल्मों और टीवी में आपने देखा होगा कि सेना को कई बार कच्चे पुलों पे से होकर के निकलना पड़ता है, और कई बार ऐसे पुलों पर से होकर के निकलना पड़ता है जो पुल या तो किसी लकड़ी के छोटे 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 पट्टों से या छोटे छोटे टुकड़ों से और रस्सियों से बने हुए होते हैं या कमजोर लकड़ी से बने हुए होते हैं। उस स्थिति में सेना के जवानों को स्पेशली ये कहा जाता है कि आप कदम ताल करते हुए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि वे कदम ताल करते हुए चलेंगे तो उन सबके कदम ताल की आवृत्ति, आपने देखा होगा सेना के जवानों के कदम ताल की आवृत्ति एक जैसी होती है, एक समान ऊंचाई तक पांव ले जाते हैं, एक समान ऊंचाई से नीचे लाते हैं, एक ही स्पीड से उसे धरती पर ठोकते हैं और एक ही स्पीड से आपको आवाज सुनाई देती है। ये सारी चीजें जो है उससे क्या होता है, अनुनाद उत्पन्न हो रहा है। अनुनाद की वजह से क्या होगा, उन सब की जो कदम ताल है उसके अनुनाद से उनकी जो ऊर्जा है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पुल के टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए उनको स्पेशली कहा जाता है कि आप यहां पर कदम ताल तल करके नहीं चलेंगे और किसी भी प्रकार से अनुनाद उत्पन्न होना नहीं चाहिए। जब सेना पुल पार करती है, जब सेना, ये उदाहरण है, जब सेना पुल पार करती है तो सभी सैनिक एक साथ कदम मिलाकर नहीं चलते हैं, क्योंकि यदि सैनिकों के कदम मिलाने की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होगी। अब आपने देखा होगा जो कच्चे पुल हैं जो लकड़ियों से बने हुए हैं, जैसे ही उस पर कोई व्यक्ति चलता है तो पुल भी जो है वो तरंग की तरह डोलने लगता है, यानी उसकी भी आवृत्ति हो वो भी दोलन करने लग जाता है। तो अगर पुल की आवृत्ति और आपकी आवृत्ति, सेना के जवानों की आवृत्ति सेम हो गई तो अनुनाद हो जाएगा, और अनुनाद अगर ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो गया तो ऊर्जा भी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाएगी। पुल उसको सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिससे पुल के कंपनों का आयाम बढ़ जाएगा। इससे पुल के टूटने की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है। एक और उदाहरण है, जब भूकंप आता है तो भूकंप की वजह से धरती हिलती है, और धरती के हिलने की वजह से धरती पर उपस्थित मकान, मंजिल, पेड़ पौधे भी हिलने लगते हैं। यानी जितनी तेजी से धरती कंपन कर रही है उतनी तेजी से बाकी चीजें भी कंपन करने लगती हैं। अगर ये भूकंप ज्यादा तेज आए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ज्यादा तेज आए या ज्यादा देर तक आए
तो ये सारी चीजें एक ही आवृत्ति से दोलन करने लगती है, एक ही आवृत्ति से कंपन करने लगती है, जिससे कंपन की ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो बिल्डिंग होती है उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। कंपन की आवृत्ति बढ़ने से क्या होगा? बिल्डिंग के कंपन का आयाम भी बढ़ेगा। कंपन यानी दोलन का आयाम बढ़ेगा, यानी बिल्डिंग जो है वो क्या करेगी? धूजने लगेगी। अपनी सामान्य भाषा में कहें तो तेज तेज धूजने लगेगी। और जब तेज तेज धूजने लगेगी तो जो बिल्डिंग के अंदर लगे हुए पत्थर हैं या ईंटें हैं वो वहां से पृथक हो जाएंगे और बिल्डिंग जो है उसके गिरने की संभावना बढ़ जाएगी।